बंगाल चुनाव में अगर हम कुछ सीटों को देखें जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, उसमें से एक सीट है कोलकाता पोर्ट सीट। भवानीपुर, अगर कोलकाता रीजन की बात करें तो भवानीपुर के बाद इस सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि इसकी एक मुख्य वजह है, जो अगर टीएमसी की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जो दूसरे नंबर के नेता आते हैं फिरहाद हकीम, वो इस सीट से कई दफ़ा से लड़ते रहे हैं, 3 बार के वो विधायक हैं। लेकिन कहानी इसमें ये नहीं है कि फिरहाद हकीम इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कहानी ये है कि इस सीट से पहली बार राकेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। राकेश सिंह के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, हम उनसे जानेंगे कि कौन है राकेश सिंह, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है। लेकिन अगर संक्षिप्त में कहूँ तो उनकी चर्चा तब हुई जब हेडलाइंस बने, जब वो जेल से बाहर आते हैं और उनके टिकट की घोषणा होती है। भाजपा की राजनीति में अमूमन आप देखेंगे कि इस तरीके की हेडलाइंस नहीं बनते हैं, लेकिन बंगाल में इस तरीके की चीजें हुई है। राकेश सिंह को टिकट मिला। आज हमारे साथ है राकेश सिंह जी। राकेश सिंह जी, ऑर्गेनाइजर के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपको आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे घर में आके आपका परिवार मेरे से मेरा खबर आप लोग ले रहे हैं, धन्यवाद। राकेश जी, आपको कब पता चला कि आपको टिकट मिलने वाला है? क्योंकि आप टिकट लेने के प्रक्रिया में लगे होंगे, आप चाह रहे होंगे कि आप इस सीट से चुनाव लड़े। आपको कब जानकारी मिली कि आपको टिकट मिलने वाला है? नहीं, जेल में थे, टिकट का कभी हमको उम्मीद नहीं था और कभी हम सपना में सोचे भी नहीं थे। सच्चाई बता रहे हैं आपको। और अंदर जेल के अंदर जितनी कड़ाई से हमको रखा गया था, ना फोन की सुविधा ना कुछ की भी सुविधा, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता, जरा सा भी सवाल नहीं था। जब बेल का खबर आया तो उसके बाद में 7 तारीख को हम निकल गए और 8 का सुबह में मेरा घोषणा हुआ जी। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा समझ में नहीं आया, सरप्राइज से भी ऊपर कुछ क्या हुआ कि बहुत देर तक हम सुन रह गए कि ऐसा मुझे चुना गया। तो थोड़ा विश्वास में नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में जब मेरे बेटे ने हमको ला के दिए कि छठा लिस्ट में अंतिम नाम आपका ही है और इकलौता नाम आपका है, तो खुशी हुआ। और उस खुशी का मतलब कभी कभी खुशी में आंख से पानी निकल जाता, तो मेरे परिवार के सामने हम कभी हंसी और खुशी में आंख से पानी तो निकला नहीं था। तो उस दिन मैंने आंख से पानी भी निकल गया कि भगवान और मेरे कार्यकर्ता और मेरा परिवार जिस तरीके से मेरे पीछे थे और इतना बड़ा मुझे गिफ्ट मिला। आपके ऊपर कई गंभीर आरोप रहे। जब आपकी घोषणा होती है, टीएमसी हमलावर होता है और कहता है कि एक दागी नेता को, क्योंकि कई सारे केसेस आपके ऊपर है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि कई केस आप पे चल रहे थे। आपकी कैंडिडेसी की घोषणा होती है और टीएमसी हमलावर हो जाता है कि भाजपा ने एक दागी नेता को टिकट दिया है। इन पूरे आरोप को और अपने ऊपर जितने भी केसेस चल रहे हैं उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, केस नहीं होगा कार्यकर्ता के ऊपर में और नेता के ऊपर में, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में। ये तो मेरे माँ बाप और मेरे ईश्वर का आशीर्वाद है कि मेरा जान ही लोग नहीं ले पाया। जो तरीके से मेरा रहन सहन है, तो ये लोग सपना में नहीं सोच सकता कि वहां जाके मेरे को शारीरिक नुकसान कर पाए। नहीं तो उस पर भी ये लोग, क्योंकि सरकारी तंत्र पूरा मेरे परिवार और मेरे पीछे है। सरकारी तंत्र मतलब टीएमसी गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी, सभी लोग मेरे जान के पीछे में है। तो वो नहीं सक रहे तो केस देके, और उसके बाद भी यदि नहीं सके तो मेरे बच्चों लोगों को ऊपर में इन लोगों ने मामला करना शुरू किया। इस 6 महीना के दौरान मेरी एक बेटी है, बहुत प्यारी सी बेटी है, बेटी सबकी प्यारी होती है, लेकिन उसको भी 15-16 मामला में जोड़ दिया गया। और वो बेचारी कभी कहीं पर राजनीति में, मेरा बेटा जो है बड़ा बेटा वो अभी जेल में है। अच्छा। छोटा बेटा भी समझ लीजिए कि उसको 10-12 केस करके अभियुक्त करके एब्सकॉन्डिंग करके रखा है। अच्छा। और उसको केस ले, तो ये केस में आप केस का बैकग्राउंड में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम आपको एक बात बता रहे हैं अपने केस का, जितने भी सारे केसेस हैं उसमें विद्यासागर मूर्ति का तोड़ने का, अमित शाह के साथ में और नड्डा जी के साथ में मेरा डायमंड हावड़ा जाना, मतलब कि आप सोचिए केस का, इन लोगों का केस का एक क्वालिटी देखिए। हम नड्डा जी के प्रोग्राम में जा रहे हैं और डायमंड हावड़ा में ईंट
का बहुत, नड्डा जी भी घायल मरते बचे थे। हाँ। और हमारे हमें ये विजय वर्गीय जी का तो हाथ टूट गया, मुकुल राय का एक उंगली टूट गया। मेरा तो समझ लीजिए कि सब कुछ हो जाता, लेकिन हम लोग बाल बाल बच गए। उस पर मुझे क्या केस दिया गया कि नड्डा जी पर हमला राकेश सिंह किया है। अच्छा। ये उस्ती थाना में, ये कभी हो सकता है? ये कभी हो सकता है? ये और लोग, आप उस समय भाजपा में आ गए थे? अरे हम नड्डा जी के साथ में थे। हाँ। अमित शाह जी के इस प्रोग्राम में ये लोग पत्थरबाजी खुद किए, खुद पत्थरबाजी किए, ट्यूबलाइट मारे। और भगदड़ जब हो गया तो अमित शाह जी अपने गाड़ी से निकल गए और मेरे गाड़ी में कैलाश विजयवर्गीय जी, शिव प्रकाश जी और मेनन जी, गाड़ी नहीं मिल रहा है तो हम ड्राइव कर रहे हैं और काकुड़गाछी तक जाते हैं तो टीवी में चल रहा राकेश सिंह ने तोड़ा। अरे भाई, इतना कैमरा था, इतना कुछ भी था, इतना पब्लिक था, उसको भी मान लिया। कंप्लेनर बोल रहा है राकेश सिंह तोड़ा है, मतलब टीएमसी का कंप्लेनर है, विटनेस भी टीएमसी का है। बंगाल गवर्नमेंट ने सीट गठन की, सीट में आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, थाना के कई प्रभारी, 13 आदमी का सीट था। हमको दिल्ली से लाया गया, 2 महीना जेल रखा गया और उस केस में आज तक चार्जशीट नहीं दे पाए लोग, सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए कि एक नॉन बंगाली, एक बहिरागतो लोग यहाँ पर बंगाली कल्चर को तोड़ा है। जबकि मेरा दूर दूर तक इन लोग अपने से एक हर स्टोरी पहले से प्री प्लान कर लेता है और कैसे इम्प्लांट किया जाए, वो ये लोग इसमें बहुत डॉक्टरेट है। टीएमसी और ममता बनर्जी एकदम डॉक्टर हैं ये लोग इन सब मामलों में। तो मेरा कहना है कि इसी तरीका का मेरे घर के पीछे, हम जेल में हैं, 7 महीना से हम जेल में हैं और हम जब निकलेंगे, मतलब जब हम इलेक्शन नहीं लड़े तो 8 पिस्टल और 10-12 गोलियां मेरे घर के पीछे से मट्टी से 8 फीट मट्टी से निकाला जाता है। तो कोर्ट पूछ रहा है भाई तुम्हारा सोर्स क्या था कि मट्टी के नीचे में, वो सोर्स कौन है? उस सोर्स को सामने लाओ। राकेश जी, मैं समझना चाहता हूँ कि भाजपा की राजनीति में अगर बंगाल की बात करें तो तमाम ऐसे नेता हैं जो बाहर से आकर के यहाँ राजनीति करते हैं। मतलब यहाँ जो एक आउटसाइडर इनसाइडर की बात होती है, आपने खुद बहिरागोते की बात की, आप यहाँ बहुत समय से हैं, बहुत अन्य भी नेता हैं जो यहाँ राजनीति करते हैं। राकेश सिंह ही क्यों? हाँ, राकेश सिंह क्यों? उन लोगों के लिए हम रहते हैं भवानीपुर अंचल में, भवानीपुर अंचल जहां ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री के आंख का हम एक बहुत बड़ा कांटा है और अपने वार्ड को हमेशा हराए हैं। 2012 से अपने वार्ड को हम हरवाते हैं। अच्छा। 2012 से 2012, 2016, 2021, 2024 आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा। इस बार भी लोकसभा इलेक्शन में भवानीपुर 8 वार्ड में एक विधानसभा है, तो उस विधानसभा में 5 वार्ड हम उनको हरवाए हैं। ममता और वहां से नहीं जीतती, 5 वार्ड लीड नहीं मिला, 5 वार्ड से उनको हरवाए हैं। उनका ये गुस्सा है कि इसको अंदर करेंगे तो मेरा ताज होटल के यूनियन में लड़के लोगों को मारा गया, चिड़ियाखाना में जो हमारे यूनियन, हम तो बेसिकली हम यूनियन करते थे, तो उस पे तोड़ा गया। मेरा यूनियन रूम को 2200 स्क्वायर फुट का यूनियन बुलडोजर लगा के तोड़ दिया गया। हमारे जो लोग, गरीब लोग वहां पर हॉकर लगाते थे, उसको उड़ा दिया गया। तो ये सब बहुत सारा तोड़ने का, फोड़ने का राजनीति, हमला करने का राजनीति, मामला का राजनीति टीएमसी ने मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे कार्यकर्ता के साथ किया है और इसका इस बार सूद समेत बदला हम लेंगे ही। अगर हम आपके कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो जो ये कोलकाता पोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे पोर्ट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है। हम लोग उस पे आएंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर के। लेकिन राकेश सिंह जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? जनता के बीच में हम मुद्दा ये लेके जा रहे हैं कि 15 साल आपने बॉबी हाकिम को दिया, बॉबी हाकिम ने आपको इस 15 साल में क्या दिया? रास्ता दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, कहीं पर अच्छा स्वस्थ पानी दिया? आप चलिए मेरे साथ कभी कैंपेनिंग करेंगे तो देखेंगे, आपको रोना आ जाएगा। पीने का पानी नहीं है हमारे अंचल में, स्वास्थ्य नहीं है, रास्ता नहीं है, आपका शिक्षा नहीं है, गरीबी है।
चोरी है, डकैती है। यहाँ का काउंसिलर लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन बनवाते हैं। यहाँ के काउंसिलर लोग पोर्ट के जितने भी गोडाउन है, एफसीआई गोडाउन, आसपास के जितने भी सिंडिकेट लोग परेशान करके रखे व्यापारियों को। रोकना चाहूंगा, अभी राकेश जी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात की। पिछले साल ही यहाँ पे एक अवैध कह लीजिए निर्मित बिल्डिंग था जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था और वो गिर गया था, जिसमें 10 लोगों की जान गई थी। हमने पीआईएल किया था। अच्छा। हमने पीआईएल किया था और पीआईएल में आज भी मेरा नंबर लिख लीजिए और ऑनलाइन सब जजमेंट पड़ा हुआ है। ममता बनर्जी पैसा नहीं देती, अभी डिस्पोज नहीं हुआ है मेरा पीआईएल, उसमें 5-5 लाख रुपया करके हर एक परिवार को दिला है। उस वक्त तो हम राजनीति नहीं करते थे, कोई राजनीति में नहीं थे, लेकिन मुझे लगा कि 2016 में वही मुसलमान परिवार ने मुझे वोट दिया है। उसमें मुस्लिम फैमिलीज थे, 13 मुस्लिम परिवार ही मरे थे, 13 का 13, और करीब 25-30 मरने से बचे थे, बहुत काफी ज्यादा इंजोर्ड थे। तो उन लोगों को 1.5 लाख रुपया करके और जो मरे हैं उनके परिवार को सरकारी नौकरी कराने के लिए वो पीआईएल हम किए थे। अब ये ऐसा बहुत सारा हम काम किए कलकत्ता पोर्ट में। तो मेरे लिए वोट के लिए हिंदू मुसलमान और हिंदू और बंगाली और बिहारी और ये और उन लोग मछली खाओ, मांसो खाओ और विकास का राजनीति पे बात करिए। कलकत्ता पोर्ट में क्या विकास किए हैं, बंगाल में क्या विकास किए हैं, इस पे बात, और मुद्दा ये होना चाहिए। तो मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री साला है और उनकी मुख्यमंत्री कहती हैं, ये उनका भाषा का रंगबाजी है। और बॉबी हाकिम अमित शाह जी को साला कहता है कि साला। तो ये सब गाली गलौज ये इन लोगों का मतलब मुद्दा है। हम लोग का मुद्दा ये नहीं है कि मांसो नहीं खाने देंगे, मछली नहीं खाने देंगे, कपड़ा नहीं पहनने देंगे। ये सब कौन बोला है? ये सभ्य राजनीति में होता है क्या? हार जीत राजनीति में होता है। राजनीति में अपना विकास का राजनीति होना चाहिए, समाज सेवा का राजनीति होना चाहिए। राकेश जी, आपने हिंदू मुस्लिम की बात की और भाजपा के ऊपर ये आरोप लगता रहता है कि भाजपा कॉम्युनल पॉलिटिक्स करती है। अगर हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में है। हाँ। अगर 1950 के बाद देखा जाए तो इस सीट से 2 ही बार जो है हिंदू कैंडिडेट जीत करके आए हैं, जिसमें एक बार सीपीआई के और एक बार सीपीआई एम के। उन दोनों का नाम में, सीपीआई से जो जीत करके आए थे वो अरुण सेन थे और सीपीआई एम से छेदी लाल जीत करके आए थे। तो यही 2 कैंडिडेट्स रहे जो इस सीट पे हिंदू कैंडिडेट्स जो जीत करके आए। राम प्यारे राम भी थे। अच्छा, राम प्यारे राम जी, वो भी जीत करके आए। आपको क्यों लगता है, क्योंकि इसमें डेमोग्राफी चेंज आया ओवर द इयर्स, अगर इस सीट पे गए तो मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ता गया। तो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट पे आपको क्यों लगता है कि राकेश कुमार इस सीट से जीत सकते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ से पूरे बंगाल में, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक जहर फैलाया जा रहा है, मिनी पाकिस्तान। यहाँ पे उर्दू मतलब उर्दू आने वाले दिनों में सब लोग उर्दू बोलेंगे, बंगला नहीं बोलेंगे, उर्दू बोलेंगे। इतना पॉपुलेशन हो जाएगा। दावत इस्लाम, आप यदि हिंदू है तो आपको हम दावत दे रहे हैं कि आप इस्लाम ग्रहण करिए। मतलब मुसलमानों के लिए, और आप अंदर में कितने बड़े जहरीला धुरंधर हैं, ये आप अपने आप को साबित कर रहे हैं। और अपना मुस्लिम वोट को कॉन्सुलेट करने के लिए आप कितना हद तक गंदा राजनीति में जा रहे हैं। तो ये सब राजनीति को ही तोड़ने के लिए, और जो ये सब राजनीति चश्मा लगा के कर रहे हैं, उनका चश्मा निकालने के लिए हम इनके बीच में हम आए हैं। आप कह रहे हैं कि हम कॉम्युनल पॉलिटिक्स को तोड़ने के लिए राजनीति में आए हैं। अगर बंगाल का इतिहास देखें और खास करके पिछला चुनाव देखें तो 90% से अधिक मुसलमानों ने टीएमसी के लिए वोट किया। हाँ। मेरा सवाल फिर वही है, आपको क्यों लगता है कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड सीट पे राकेश कुमार सिंह जीतेंगे? मेरा जो, क्या मुसलमान आपको वोट करेंगे? देखिए, मुस्लिम लोग वोट तो बहुत कम करेंगे, लेकिन मुस्लिम महिलाएं वोट बहुत करेंगी बीजेपी को। जैसे 3 तलाक का मामला है, ये कौन किसके सरकार में ये हो सका? बिल्कुल। तो मुस्लिम महिलाएं, अब देखिए, किसी को अपने धर्म के प्रति और किसी अपने शौहर के प्रति नहीं बोल पाता है, लेकिन जब वोट देता है ना, तो ये जरूर सोचेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी
मेरे सुरक्षा के लिए इतना बड़ा कदम उठाए हैं। आने वाले दिन में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड ये जब आ जाएगा तो और भी मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। तो ये सब जो हम लोग काम करते हैं और बात बोल के और राजनीति नहीं करते, तो ये सब जो फैक्टर है, क्योंकि फीडबैक मेरे पास भी आ रहा है कि मुस्लिम वोट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का वोट आपको एकदम मिलना ही मिलना है, क्योंकि आपकी पार्टी मुस्लिम महिलाओं के लिए सम्मान के लिए किया है। 1500 रुपया लक्की भंडार बोल के आप माता बहनों को दे रही है, हम लोग 3000 रुपया देंगे उसी 5 तारीख से, नौजवानों को भी और महिलाओं को भी। तो लोग पसंद कर रहे हैं अभी। तो आपने 3000 जो अन्नपूर्णा योजना की आप लोग बात कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम देंगे, लेकिन सवाल है कि उनको ऑलरेडी एक पैसा मिल रहा था 1000 और 1200 रुपए, जिसमें ममता बनर्जी ने चुनाव जब नजदीक आए तो 500 रुपए की बढ़ोतरी की और 1500 और 1700 रुपए मिलने गए। तो एक राशि जो उनको मिल रही है और दूसरी राशि अपेक्षित है, तो जो अपेक्षित है उसको सोच के क्यों क्या सिर्फ 3000 रुपए अन्नपूर्णा योजना के तहत देना इतना काफी है मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो भाजपा को वोट करे, या कुछ और भी भाजपा सोच रही है जिससे रीच आउट कर सके महिला? हम लोग रोजगार के लिए भी, हम लोग का मैनिफेस्टो में सिर्फ 2 ये नहीं है, ये तो 13 या 14 पॉइंट्स हैं। तो रोजगार चाहिए, भत्ता पर और ये सब पॉलिसी पर ज्यादा नहीं, लेकिन हम लोग उन गरीबों तक जाने के लिए आज दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय, जो अंत्योदय क्या है, अंत्योदय वही है ना कि जो इंसान गूंगा बहरा बन के एकदम कोना में पड़ा हुआ है, हम वहां तक पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और समाज में वही व्यक्ति पहुंच पाएगा जो असली में समाज सेवा कर पाएगा, समाज सेवा का भाव को समझ पाएगा। सिर्फ राजनीति किए और 10 दिन टीवी में आ गए तो वो राजनीति नहीं है, समाज सेवा राजनीति है। तो हम लोग इसके लिए 24 घंटा जनता के बीच में हम लोग रहते हैं। महिलाओं के बीच अगर हिंसा की हम लोग बात करें तो अगर पिछले 1 दशक में देखें तो उसमें काफी वृद्धि आई है। 3-4 ऐसी बड़ी घटनाएं, चाहे पाक स्ट्रीट हो, आरजे कर हो, संदेश खाली हो, मुर्शिदाबाद, राकेश सिंह के लिए महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भाजपा इस मुद्दे को लगातार उठाती रही। एकदम यूपी मॉडल पे काम होगा, सुबह लाओ रात को खर्चा करो, बुलडोजर चलाएंगे। एकदम इतना डर होना चाहिए, इतना भी डर होना चाहिए कि ये काम का अंजाम को सपना में भी नहीं आए, सपना में भी कोई नहीं देखे। यहाँ की मुख्यमंत्री बोल रही है कि 7 बजे के बाद में आप मत निकलो, 8 बजे के बाद मत निकलो। ये कोई एक मुख्यमंत्री का बात होना चाहिए? ये क्या जस्टिस है? तो ममता ये भी कह रही है साथ में कि बंगाल जो है बंगाल में बुलडोजर एक्सेप्टेड नहीं है, यहाँ पे बुलडोजर नहीं चलने देंगे। यहाँ तो गरीबों पर बुलडोजर चलता है, गरीब पे बुलडोजर चलता है, यहाँ पे माफिया पे और वो नेता माफिया पे नहीं चलता है। इनके पास 99 करप्टेड गुंडा बदमाश भर्ती से भर्ती पड़े हैं, छोटा से लेके बड़ा। अभी हावड़ा में देखिए एक मर्डर हुआ, कब की घटना है ये 15 दिन पहले का घटना है। खुलेआम गोली मारा गया, और मुस्लिम को यहाँ पे ममता बनर्जी का बहुत अच्छा खेल है, मुसलमान को मुसलमान से मरवाती हैं। और फिर अभी मोथाबाड़ी में क्या हुआ, आप जो जज का जो घटना देखे, उस जज के अंदर में कितना बड़ा पैनिक होगा। आप ही तो गई थी ना सुप्रीम कोर्ट, आप ही के कहे अनुसार ना जुडिक्शन का काम हो रहा था। तो आप उन जजों का जब नहीं हुई, और मफिजुल कौन था? मफिजुल तो आपका गैंग का टुकड़ा गैंग का एक लीडर है। तो इन लोग के हाथ से यदि इस बार बंगाल नहीं बचा तो आने वाले दिन में ये बांग्लादेश होने में भी ये लोग नहीं छोड़ेंगे। आपने बांग्लादेश की बात की, अगर हम लोग भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जो है या मैनिफेस्टो में भी इन्फिल्ट्रेशन की बात की गई है,
एक डेमोग्राफी चेंज को लेकर के तमाम बातें होती रहती है, जो कि एविडेंट भी है। हम कई सारे आंकड़े देखते हैं जहां पे जिन क्षेत्रों में डेमोग्राफी चेंज हुआ है और वहां पे जो हिंदू समाज है वो अब धीरे धीरे माइनॉरिटी में जा रहा है, और कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी में चला गया। इन्फिल्ट्रेशन और डेमोग्राफिक चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। राकेश सिंह इसको कैसे देखते हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इसको कैसे देखते हैं? वोट में हार जीत अलग होना चाहिए। केंद्रीय सरकार को तत्काल मुख्यमंत्री जगह दे या नहीं दे, फेंसिंग का काम एकदम वीटो पावर में लगा के करना चाहिए। ये मुख्यमंत्री आज दूसरा चीज देखिए कि 300 मीटर चिंगड़ी हाटा बोल के एक जगह है, और जोका से लेके एयरपोर्ट तक 350 मीटर यदि ब्रिज बन, 300 मीटर कितना होता है भाई? उसके लिए उस प्रयोजना के लिए 300 मीटर यदि जोड़ दे तो मेट्रो रेल चालू हो जाएगा। कस्बा से लेके, गोरिया से लेके, जोका से लेके लोग सुविधा मिलने लगेगा। लेकिन आज 8 साल से मेट्रो रेल वाले को और रुलाई, ये उनको नहीं रुलाई है, यहाँ की जनता को रुलाई है। आज सुप्रीम कोर्ट तक उसको रोकने के लिए गई। सुप्रीम कोर्ट साफ कह दिया कि इसको डिस्पोज कर देंगे। क्यों रोकना चाहती है ममता उसको? केंद्रीय सरकार का प्रकल्प है, सब मोदी जी का नाम होगा इस पे। वो 300 मीटर है। तो इन लोगों का जो फेंसिंग लगाने का काम, देश उन्नति में जाए, बंगाल मोदी जी के हाथ पकड़ के उन्नति में जाए, उसको इन लोग का रोकने का काम है। भाजपा की अगर राजनीति देखें और पिछले खास करके मोदी जी जब वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, और एक नया जो बाद में जोड़ा सबका प्रयास, और इसके बाद और एक चीज जुड़ा है, सबका हिसाब। अच्छा, सबका हिसाब भी जुड़ा है, बंगाल चुनाव में वो जुड़ा है। हाँ, जुड़ा है। तो इसमें सबका हिसाब पे हम लोग आएंगे, लेकिन हम लोग सबका विश्वास की बात करते हैं। मोदी जी या भाजपा मुसलमानों को रीच आउट करने का तमाम प्रयास करती रहती है। तमाम खास करके जब वो कहते हैं कि हम कोई योजना दे रहे हैं तो हम हिंदू मुस्लिम देख करके नहीं दे रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, चाहे वो आवास योजना हो, आयुष्मान, कोई भी योजना हो, तो सब तक रीच आउट। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं करते हैं। इसके पीछे की मंशा को आप कैसे देखते हैं? क्यों ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि फिर वही इस सीट पे मुसलमान हैं, आपको जीतने के लिए मुसलमानों का वोट चाहिए होगा। जैसे आपने कहा कि जो 14 परिवार जो उस इलीगल जो बिल्डिंग थी उसको गिरने से मर गए और आप उनको रीच आउट किए, आपने उनको मुआवजा दिलवाया, तो वैसे तमाम परिवार होंगे जो किसी न किसी प्रकार से विक्टिम होंगे। तो क्या वो परिवार राकेश सिंह के साथ है या नहीं है? सवाल ये है। बिल्कुल है। देखिए, यहाँ पे मुस्लिम लोग आज वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे। ये आप मेरा पॉलिटिकल एक ज्ञान बोल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम वोट बहुत, मतलब परसेंटेज में 2%, 1% मिलता होगा, 3% मिलता होगा महिलाओं का, लेकिन अच्छे मुसलमान भी बहुत हमारे देश में है जो इसको लेके अपने लोगों के बीच में जाते हैं। मगर यहाँ पर यदि आप टीएमसी को वोट नहीं दीजिएगा, यदि आप मुसलमान हैं, तो आप फिर चाहे वो मीम हो, चाहे वो आईएसएफ हो, चाहे वो मेरे दल का कोई मुसलमान हो, तो वो लोग बहुत बेईमान मुसलमान हैं। जितने मुसलमान हैं वो बहुत ईमान वाले मुसलमान हैं, मतलब इन लोगों का कहना है। यदि ये लोग वोट नहीं दिए तो इन लोगों का रास्ता तोड़ दिया जाएगा, कल घर का पानी बंद कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक काट दिया जाएगा, तमाम गुंडों से परेशान कराया जाएगा बहू बेटी माँ को। मतलब दहशत का राजनीति। वो लोग किस बूथ में, किस पार्ट में वोट कम पाए हैं। जितना पोस्ट पोल वायलेंस बंगाल में होता है पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है। तो ये सब कर करके ममता बनर्जी का राजनीति आज तक जिंदा था। लेकिन आज आप ही बता रहे हैं कि मोदी जी को मुसलमान को भी फायदा है इसमें जितना हिंदू को फायदा है। लेकिन हम लोग कभी किसी का पानी नहीं काटेंगे, हम लोग कभी किसी का दाढ़ी नहीं काटेंगे कि तुमको मौलवी बने हो तुम टीका चंदन लगाओ। आप अपना रहन सहन आप अपने तरीके से रखिए, लेकिन एक बड़े भाई है, बड़ा भाई हिंदू है, लेकिन उस पे यदि तुम आन बान शान उनके धर्म पर, तो धर्म पर हर कुछ करना जायज है। तो हम लोग उसी रास्ते पे चलते हैं।
मुझे एक घटना याद आ गई अभी जब मुर्शिदाबाद की हिंसा हुई थी और जब मैं वहां कवर करने गया, मुझे एक टीएमसी का वोटर मिला और उस हिंसा में उसका भी घर जलाया गया था, उसका भी घर तोड़ा गया था। और जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसने एक एक स्टेटमेंट दिया कि आप टीएमसी के सपोर्टर हैं या बीजेपी के सपोर्टर हैं, ये मैटर नहीं करता। अगर आप हिंदू हैं तो आपके ऊपर ये लोग हमला करेंगे। इस स्टेटमेंट आप, और उसके बाद वो वीडियो काफी वायरल हुआ था, इस स्टेटमेंट को कि आप टीएमसी के सपोर्टर हैं या भाजपा के सपोर्टर, अगर आप हिंदू हैं तो आप इनके विक्टिम बनेंगे, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुस्लिम समाज लोगों का एक ये रहता है, फंडा रहता है कि पहले दूसरे कौम के जो लोग यहाँ कलकत्ता पोर्ट में भी है, मैं कलकत्ता पोर्ट के ही कॉन्टेक्स्ट में मैं समझ, हाँ, कलकत्ता पोर्ट में भी है। अपने इर्द गिर्द यदि माइनॉरिटी को इतना ये लोग धीरे धीरे करके शून्य कर देंगे ना, इन लोगों को शुक्रवार का नमाज के बाद यही सब पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे घर के अगल बगल यदि मुस्लिम रहेंगे तो उनके घर में दिवाली का मिठाई भेजेंगे, उनके घर से यदि ईद का मिठाई आएगा तो उसको खाएंगे। लेकिन उधर हमारे कलकत्ता पोर्ट में भी एकदम ठीक मुर्शिदाबाद, ये लोग जहां जहां रहेंगे, ये लोग पहला काम वहां पर अपने दूसरे कौम के लोगों को ये लोग ताकत से हो, बुद्धि से हो, हर विद्या बुद्धि से लगा के पहले उसको न्यूट्रलाइज कर करके उसको जीरो करेंगे। ये इन लोगों का ये रहता है। इस पर हमारे दल के लोगों को भी, हमारे पार्टी के लोगों को भी, बड़े बड़े नेताओं को भी इसमें चिंता मनन का बात है। इस चुनाव में दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे रहे, एक एसआईआर का मुद्दा जो उठा और दूसरा जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात। हम एसआईआर पे आएंगे। आपकी जो सीट होती है यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था जो रोजगार की बात कर रहे हैं। तो एक ऐसी जगह और एक जगह जहाँ पे तमाम जो है सुविधाएं हो सकती है, अगर हम लोग नौकरी की बात करें, क्यों नहीं संभव हो पा रहा है कोलकाता पोर्ट इस रीजन में? क्योंकि इसके लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, पोर्ट इतना जॉब मुझे लगता है जनरेट करता है जो यहाँ के लोकल्स को मिल सकता है। क्यों नहीं हो पा रहा है? पोर्ट को तो एकदम वीरान कर दिया गया था। अब पोर्ट बहुत नुकसान में जा रहा था। आप डाटा देखिए, अब पोर्ट को नुकसान से बाहर निकाला गया है। अभी यहाँ पर जितने भी गोडाउन है सब चोरी, सीनाजोरी, ये सब यहाँ पर बॉबी हाकिम के द्वारा कराया गया। नौकरी पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया गया है कि पोर्ट से कितने लोगों को जॉब मिल सकता है। एक आदमी को बोल सकते हैं कि हम नौकरी दिए हैं, सिंगल एक आदमी को। 8 वार्ड में तकरीबन 2,12,000 वोटर थे, आज 1,75,000 एसआईआर के बाद है। तो एक कभी वो लोग दिए आज तक कभी किसी को कुछ? तो फिर जनता उनको वोट क्यों कर रही है? 3 बार वोट नहीं होता था। अच्छा, ये फेक वोटर 80,000 वोट से वोट होता था इन लोगों का। इस सीट पे कितने वोट कटे अगर एसआईआर के बाद? इस सीट पे तकरीबन 75,000 वोट कटे हैं। 75,000 इस सीट पे? जी, 75,000 उनका जीतने का 62,000 का ये है। पिछले बार का रिकॉर्ड है 63,000। और हम जब जीते 22,000 वोट से जीते थे 2016 में, उस पर भी बहुत मतलब फेक वोटर, बहुत छप्पा वोट, ये सब वोट पर वो जीते थे। तो वो हार चुके थे 2016 में ही, दूसरा टर्म नहीं हार चुके थे। आपके और उनके उसका अंतर कम था, 22,000 समथिंग का कुछ था। अब हम लोग एसआईआर की बात कर रहे हैं। आपने खुद कहा कि तकरीबन 80,000 वोट इस सीट पे कटे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो कि बंगाल में रह रहे हैं, यहाँ के वोटर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमारा वोट कट गया है। आपकी सीट पे भी ऐसे कंप्लेन है क्या जो कह रहे हैं कि नहीं, सिंगल एक कंप्लेन नहीं है। हाँ। जितना भी बांग्लादेश से लोग आए थे सब राताराती भागे हैं यहाँ से। और ये पूरा बसाने वाला कलकत्ता पोर्ट के हमारे कुछ पदाधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व थे, और यहाँ पर जो काउंसिलर लोग थे ये लोग सब मिल के टीना का घर, छोटा छोटा घर बनाए थे। ये सब करके मटिया बुरुज ये सब पूरा भर्ती है। फेक वोटर और बाहरी लोग किस किस रूप में है, सब भागे हैं मैक्सिमम, और किसी का कोई क्लेम नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2021 का चुनाव आपने देखा था जी, पार्टी के साथ आप थे, और 2026 का चुनाव, इन 5
5 सालों में बंगाल कितना बदला है और ये चुनाव कितना अलग है? 2021 का चुनाव मतलब केंद्रीय जो सेंट्रल फोर्सेस जो आया था यहाँ पे, वो लोग ठीक काम नहीं किया था। अच्छा, निष्पक्ष काम नहीं किया था। ये लोग जाके उन लोगों के साथ रह के बदल गए थे। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ सेंट्रल, हाँ, ये मेरा नहीं है, मैक्सिमम जगह का हुआ था ऐसा। दूसरा, इन लोगों का जो डराने का वोटर को, इन लोगों का जो आप हाई राइज बिल्डिंग के सामने में ताला मार देना, वहां से वोट नहीं निकलने देना, जान रहे कि वो लोग वोट बीजेपी वाले लोगों को करेंगे, जहां जहां बीजेपी वाले उनको लॉक कर देना, तो ये सब इन लोगों का चला था। इस बार इन लोगों का सारा अकल का चाबी चुनाव अधिकारी लोग ले लिया है। तो डरा तो वो अभी भी रहे हैं। तमाम वीडियो ऐसे हैं जिसमें मतलब अभी कल की ही बात है, मैंने एक वीडियो साझा किया था जिसमें टीएमसी के नेता जो हैं खुलेआम धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास जो है मैं जान जाऊंगा, मेरे पास एक ऐप है जिससे आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड लिंक्ड है और आप किसको वोट दे रहे हैं हम जान जाएंगे। ऐसे तमाम ऐसे वीडियोस हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि टीएमसी के नेता साधारण वोटर को धमका रहे हैं। सुन के हंसी आ रहा है सब की बस ये लोग अब डरा नहीं रहे हैं, सिर्फ बोल के अपना भड़ास को मिटा रहे हैं। और कि हम कैसे अब जैसे पहले होता था कि डायरेक्ट डराते नहीं थे, डर के साथ में पहले 2-4 को मारते थे, 2-4 को घर में जाके ऐसा करते थे। इस बार सिर्फ घर में बैठ के समझा रहे हैं या कुछ 2-4 तो लोगों को जाके बोलते। वो समय बड़े बड़े नेता ऐसा ऐसा करते थे। तो भाई यदि बॉबी हाकिम आके घर में डराए तो उनका चेहरा लोग क्या करेगा। तो अब इस बार ऐसा नहीं है, इस बार जहां और संग संग एक्शन हो रहा है। तो क्या लगता है इस बार का चुनाव शांतिपूर्ण चुनाव होगा? एकदम मेला का जैसा होगा, दुर्गा पूजा का जैसे हम लोगों का उत्सव होता है यहाँ पे, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, उस तरीके से भीड़ लगा के सब स्वतंत्र रूप से अपना पंडाल जाके कौन है पंडाल सबसे अच्छा, तो उसमें लगेगा कि हम लोगों का पंडाल, भारतीय जनता पार्टी का पंडाल 1 नंबर में आया है। देखिए, आप सोच तो बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन बंगाल का इतिहास जो है और आपकी सोच बहुत मिल नहीं रहा है उसमें। चलिए, मुद्दे और भी हैं, हम लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं एक चीज अभी फिर से पूछूंगा कि अगर 3 चीजें मैं कहूँ कि राकेश सिंह यहाँ से विधायक चुने जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली 3 चीज राकेश सिंह इस विधानसभा में क्या करेंगे? बंगाल की बात छोड़ देते हैं, राकेश सिंह एक विधायक के तौर पे अगर जीतते हैं तो इस सीट पे क्या करेंगे? ये सीट पे पहले जो हमारे अंचल में यातायात की सुविधा बहुत ही मतलब दयनीय है, कोई सरकारी बस नहीं है हमारे इलाके में, और ऑटो और टैक्सी और मतलब ऐसा यातायात की व्यवस्था है कि गरीब लोग समझ लीजिए कि मटिया बुरुज से, ये तो अर्बन सीट है एकदम। हाँ, अर्बन कैसे सीट है? कलकत्ता पोर्ट को आप अर्बन के, कलकत्ता का चेस्ट के एकदम चेस्ट में है, लेकिन आने जाने का सुविधा में आप पता करिएगा, हम आपको ऑन कैमरा बोलते हैं ना, कोई सुविधा है। तो ऑटो से और सबसे पहले सरकारी बस का व्यवस्था करेंगे। और दूसरा चीज की हमारे यहाँ पे एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल SSKM हॉस्पिटल है, यदि हम अंतिम छोर मटिया बुरुज जाए तो 2 घंटा लगता है, तो उसके बराबर का बढ़िया हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल एक हमारे अंतिम छोर तक बने, जो कि उसके सुविधा में शिक्षा पर जाएंगे, रास्ता घाट पे सफाई सुथरा पर जाएंगे, साफ पानी पे जाएंगे। ये सब मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, फरहाद हकीम जो है, अगर हम लोग टीएमसी की बात करें तो दूसरे या तीसरे नंबर के नेता माने जाते हैं और 3 बार से विधायक भी हैं। कोलकाता रीजन में जितनी भी सीट है, एक भवानीपुर जहां से शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं और एक सीट आप जहां से फरहाद हकीम लड़ रहे हैं, ये दोनों ही सीट जो है चर्चा का विषय है। और शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा करके इतिहास लिख चुके हैं। तो क्या राकेश सिंह देखते हैं कि वो उस इतिहास की कड़ी में एक नाम और जोड़ सकते हैं और फरहाद हकीम जो कि अनडिफिटेड चल रहा है उसको हरा पाएंगे? नहीं, आप बोल रहे हैं, लेकिन मेरा जनता, मेरा मतदाता और मेरे कार्यकर्ता का उत्साह को देख के हमको कहीं नहीं लग रहा है कि हम मतलब जरा सा भी उससे हम कम में है और हम जीत में ही है। और साथ साथ
मतलब कि हमारे माननीय शुभेंदु अधिकारी, वो जो उनका एक बात हमसे सहमत नहीं है। माननीय शुभेंदु अधिकारी का एक बात से सहमत नहीं है कि वो कह रहे हैं कि 20,000 वोट से हम जीत रहे हैं। वो मार्जिन 30 से 40,000 वोट होने वाला है भवानीपुर में। जी। अच्छा जी, क्योंकि हम तो एक एक घर जानते हैं वहां पर, जिसको हमको रोका गया। जब हाई कोर्ट पे जब मेरा सुनवाई चल रहा था तो मेरे बच्चे लोग बोल रहे थे कि पापा 2.5 घंटा का सुनवाई में सिर्फ एजी 2 घंटा 25 मिनट सिर्फ भवानीपुर को लेके बोला कि इनको भवानीपुर ढुकने मत दिया जाए। तो जज साहब पूछ रहे कि क्या है ऐसा भवानीपुर में। तो इस चुनाव में आप जा रहे हैं कि नहीं भवानीपुर? कैसे जाएंगे वहां, तो मेरे को मना है। सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा आप कहीं नहीं जा सकते? यही मेरा दुर्भाग्य है। फिर भी हमारे कितने राकेश सिंह है, ये लोग सोचते थे कि राकेश सिंह और राकेश सिंह के परिवार को खत्म होने से बीजेपी खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे लाख लाख राकेश सिंह और राकेश सिंह का परिवार पैदा हो जाएगा, वो कभी सपना में सोचे नहीं थे। तो भवानीपुर में इतने मेरे कार्यकर्ता हैं कि हमको 20,000 25,000 शुभेंदु अधिकारी का जो बात है वो बात टूटने वाला है। तो इस सीट पे अंत में हम यही कहेंगे, हम परिणाम नहीं जानते हो तो मई 4 को ही पता चलेगा। लेकिन बंगाल में एक टर्म हमने सीखा है, हड्डा हड्डी, जिसमें कहते हैं कड़ा मुकाबला। तो क्या कलकत्ता पोर्ट पे चुनाव हड्डा हड्डी होने वाला है या एक तरफा होने वाला है? मेरा परीक्षा का तैयारी जो है ना स्कॉलर वाला है। अच्छा, स्कॉलरशिप वाला मेरा परीक्षा का तैयारी है। तो सबका परीक्षा हो रहा है। तो हमको तो वहां पर वो चीट मार के देख के बच्चे लोग जैसा परीक्षा देंगे वो अभी हाकिम। और मेरा एकदम दिमाग में कि फर्स्ट क्लास लाएंगे हम, पहला नंबर लाएंगे हम। राकेश सिंह तैयार हैं, कह रहे हैं स्कॉलरशिप के जो स्कॉलर्स होते हैं उनके जैसी तैयारी है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि मई 4 को जनता इनको फेलोशिप देती है कि नहीं, ये तो परिणाम ही बताएगा। लेकिन ऑर्गेनाइजर की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, आप अच्छा चुनाव लड़िए, जनता जो है जीत हार तय कर लेगी। ऑर्गेनाइजर से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।